अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। रियासती आपाशी के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासत के तमाम प्रोजेक्टों को जदीद किया जाएगा। उन्होंने रियासत के SC/ST और अक़लियती बहबूद के वजीर और नलगुंडा के जिले इंचार्ज वजीर अदलूरी लक्ष्मण कुमार के साथ मिलकर नागार्जुना सागर क्रूज गेट्स को खोला है। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट, जिसका संगे बुनियाद अनजहानी वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, एक जदीद मंदिर। उन्होंने कहा है कि नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के जरिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 22 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि जवाहर राइट कैनाल के जरिए 11,74,000 एकड़ और लाल बहादुर नहर के जरिए 10,38,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कुल 6,50,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जा रहा। नलगुंडा जिले में 1,50,000 एकड़, जिले सूर्यापेट में 2,30,000 एकड़ और जिले खम्मम में 2.5 लाख एकड़ अराजी को नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के जरिए सैराब किया जा रहा। उन्होंने कहा कि नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की गोल्डन जुबली 2005 में मुनक्किद की गई थी। उन्होंने कहा कि वो 6 बार MLA और 1 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे और अब आपाशी प्रोजेक्ट के वजीर के हैसियत से नागार्जुना सागर के जरिए पानी छोड़ने पर खुशी महसूस कर रहे। रियासत तेलंगाना में उनकी हुकूमत के क़याम के बाद गुज़िश्ता मानसून के मौसमों में 2,81,000 मीट्रिक टन धान की पैदावार हुई थी। उन्होंने कहा कि खेती हुई है और इसमें नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट का रोल अहम है। आपाशी के पानी के साथ साथ नागार्जुना सागर पावर प्रोजेक्ट ने गुज़िश्ता 4 दिनों में 30,000 क्यूसिक पानी के साथ 700 मेगावाट बिजली पैदा की है। नागार्जुना सागर आबी ज़खायर लबरेज होने के करीब है। हुकाम के मुताबिक पानी की सतह 586.60 फीट तक पहुंच गई है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह आब 590 फीट है। आबी ज़खायर में पानी की आमद 2,01,743 क्यूसिक हो रही, जबकि अखराज 41,822 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। इजाफी पानी के इंतजाम के लिए सुबह क्रूज गेट्स को हटाने के साथ ही जिले कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने एक अवामी एडवाइजरी जारी की, जिसमें ज़ेरे इलाकों के रिहायशियों से चौकस रहने की अपील की है। उन्होंने नागार्जुना सागर के ज़खायर में श्रीसैलम प्रोजेक्ट से मुसलसल भारी आमद का हवाला देते हुए अवाम को दरिया में उतरने से खबरदार किया और नागार्जुना सागर डैम में बालाई इलाकों से आने वाले जबरदस्त सैलाबी पानी के सबब जखीरा आब मुकम्मल भर गया। नतीजतन हुकाम ने प्रोजेक्ट के क्रूज गेट खोलकर पानी का अखराज शुरू किया। इस मौके पर रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, अदलूर लक्ष्मण के अलावा कई आला ओहदेदारों ने शिरकत की। प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 590 फीट, जबकि मौजूदा पानी की सतह 586.60 फीट तक पहुँच चुकी है। गेटें खोलने के पेश नजर निचले इलाकों में रहने वालों को मोहतात रहने की हिदायत दी। काबिल जिक्र बात यह है कि 18 साल के वक्फे के बाद यह पहला मौका है कि 1 महीना पहले ही नागार्जुना सागर से पानी छोड़ा जा रहा। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान पर सवाल उठाया और मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला किया। ओवैसी ने कहा, वजीर आजम मोदी ने खुद कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। फिर वादिये बेसरान में लोगों की हलाकत के बाद हुकूमत का ज़मीर क्रिकेट मैच की इजाज़त कैसे दे सकता है। ओवैसी ने पाकिस्तान के साथ जारी तिजारती पाबंदी का हवाला देते हुए कहा कि अगर उनकी कश्तियां हमारे पानी में नहीं आ सकेंगी तो क्रिकेट मैच कैसे खेलेंगे। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि जब आप खून और पानी के उसूल पर डटे हुए हैं तो फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की पॉलिसी कैसे जायज हो सकती है। ओवैसी ने कहा, क्या हुकूमत के पास इन लोगों के लिए ज़मीर नहीं है जिन्होंने वादी बेसरान में अपनी जानें गंवाई? तुमने तिजारत बंद कर दी, उनकी कश्तियां हमारे पानियों में नहीं आ सकती, फिर क्रिकेट कैसे खेलोगे? मेरा ज़मीर मुझे ये मैच देखने की इजाज़त नहीं देता। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि जिन 4 चूहों यानी कि अफराद ने हमारी सरहद में घुसकर शहरियों को कत्ल किया, उनका एहतिसाब कैसे किया जाएगा। ओवैसी ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान तालमेल का बहुत बड़ा फकदान है। पहले कहा गया कि वादी बेसरान बंद है, फिर पता चला कि ये सारा साल खुली रहती है सिवाय बारिश के। ये पॉलिसी में तजाद है। डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई।
कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खर्जा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद नफरत की बुनियाद पर और मजहबी अज़बियत को फैलाने के लिए बनाया गया। उनको तकलीफ है सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से, मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा? यह आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर। हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने बताया कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 10 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद एक कुछ वक्फा आया। बताया गया कि रियासत में कुछ मुकामात पर बारिश हुई और एक हफ्ता 10 रोज तक बारिशों का वक्फा होने का इंकशाफ हुआ। हालांकि इस वक्त मौसम खुश्क है, लेकिन इसके बाद से रियासत में बारिश, तेलंगाना में भी मामूल से कुछ ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरी तरफ शुमाली तेलंगाना में तवक्को से कम बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरी तरफ मुश्तरिका पालामुरू में गैर मामूली बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्क में इस मानसून में मामूल से ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने कहा है कि मुल्क भर में औसतन के मुकाबले में 7% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर हैदराबाद में दोपहर के औकात में बारिश देखी गई और कई मुकामात पर बूंदाबांदी देखी गई। तेलंगाना की सियासत एक बार फिर हलचल का शिकार है, ख़ुसूसन जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब और आइंदा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC इंतखाबात से कबल गोशा महल के MLA राजा सिंह, जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी BJP से इस्तीफा देकर सुर्खियां बटोरी थी, अब एक बार फिर पार्टी में वापसी के लिए आमादगी का इजहार कर रहे। राजा सिंह ने अपने ताज़ा बयान में वाज़ेह किया है कि अगर BJP के सीनियर कायदीन उन्हें दिल्ली तलब करते हैं तो वो पार्टी में वापसी के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि वो किसी और पार्टी में शामिल होने का इरादा नहीं रखते, क्योंकि उनके मुताबिक कोई दूसरी पार्टी उनके नजरियात और अंदाज से हम आहंग नहीं है। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि उनसे कुछ गलतियां हुई, जबकि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ झूठी अफवाहें भी फैलाई गई। राजा सिंह का कहना है कि हर पार्टी में दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी, और उन्हीं दुश्मनों ने उनके खिलाफ दिल्ली में पार्टी हाईकमान तक शिकायत पहुंचाई। इन शिकायत की बुनियाद एक पेन ड्राइव बनी जिसके जरिए इल्जामात पेश किए गए और इसी पर उनका इस्तीफा मंजूर किया गया। राजा सिंह ने अपने बयान में सवाल उठाया कि बीजेपी छोड़कर जाने वाले दीगर लीडरों का क्या हाल हुआ। उन्होंने दावा किया कि दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल होने वाले लीडरों को भी अक्सर बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अगर आज नहीं तो कल पार्टी क़ियादत उन्हें जरूर याद करेगी। उन्होंने वजाहत की कि उन्होंने सिर्फ बीजेपी से इस्तीफा दिया है, MLA के ओहदे से नहीं। वो मजीद 3 साल तक गोशा महल के MLA की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहेंगे। BRS की कुछ MLAs की कांग्रेस में शमूलियत का हवाला देते हुए राजा सिंह ने कहा है कि निशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो रहे तो गोशा महल में क्यों होंगे। राजा सिंह के इस ताज़ा बयान ने न सिर्फ बीजेपी के अंदरूनी हालात पर सवालात उठा दिए हैं, बल्कि रियासत की सियासी फिजा में भी एक नई बहस छेड़ दी है। क्या बीजेपी राजा सिंह को दोबारा पार्टी में शामिल करेगी? क्या वो फिर से पार्टी में बाअसर किरदार अदा करेंगे? फिलहाल तमाम नजरें बीजेपी हाईकमान के अगले कदम पर जमी हुई हैं और आने वाला वक्त ही इस सियासी ड्रामे का फैसला करेगा। न्यू राशन कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, तेलंगाना गवर्नमेंट का बड़ा ऐलान। नए राशन कार्ड होल्डर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। तेलंगाना सरकार ने अपनी आरोग्यश्री हेल्थ स्कीम को मजबूत बनाते हुए 10 लाख ट्रीटमेंट कैप तक बढ़ा दिया और स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज किया है। साथ ही स्टेट वाइड राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन भी लॉन्च हो चुकी है, जिससे करोड़ लोगों को फायदा होगा। आरोग्यश्री के तहत अब तक 10.7 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और 2.1
1 लाख किडनी केसेस टॉप पोजीशन पर थे। लॉजिकल इंडियन ट्रीटमेंट कैप हर परिवार के लिए 5 लाख से 10 लाख हो गया है। टोटल 1835 मेडिकल प्रोसीजर्स और 461 प्राइवेट हॉस्पिटल्स नेटवर्क में शामिल हुए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का सेकेंड फेज 14 जुलाई से शुरू किया था, जिसमें 5,61,000 नए राशन कार्ड इशू किए गए। इससे 3.10 करोड़ लोगों को फेयर प्राइस राइस और मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। गवर्नमेंट का मकसद 98 लाख राशन कार्ड तक पहुंचना है, जिसमें एनुअल फिस्कल बर्डन 1,200 करोड़ एस्टिमेटेड है। बोधन के रुकन असेंबली ने खबर दी है कि इन एलिजिबल लोगों को राशन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे, सिर्फ जेन्युइन नीडी ही एलिजिबल होंगे। प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट में तकरीर के दौरान हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए कहा कि पहलगाम के वादी बेसरन में जिन 26 अफराद की जान गई उनमें से 25 हिंदुस्तानी थे, मगर हुकूमत ने उन्हें कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की। उन्होंने एक जांबहक अफराद के नाम ऐवान में पढ़कर सुनाए। प्रियंका गांधी ने कहा, आप चाहे जितने भी ऑपरेशन कर लें, इस सच से नहीं छुप सकते कि उन लोगों को आपने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। जब पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का सरबराह बना दिया गया तो ऑपरेशन सिंदूर को सबसे बड़ा धक्का लगा। ये किसकी नाकामी है? कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा कि 11 साल से इख्तिदार में रहने के बावजूद हुक्मरानों ने किसी वाक़े की जिम्मेदारी नहीं ली। मणिपुर, दिल्ली दंगों और पहलगाम हमले के बावजूद अमित शाह वजारत दाखिला पर बरकरार है। उन्होंने कहा कि मुंबई हमले के वक्त कांग्रेस हुकूमत ने फौरी कार्रवाई की थी और इस्तीफे भी दिए थे। प्रियंका ने कहा कि आप तारीख की बात करें, मैं मौजूदा वक्त की बात कर रही हूँ। राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में सिर्फ सर हिलाया जबकि अमित शाह हंसते रहे। उन्होंने कहा कि मुल्क पर हमला होगा तो हम सब एक साथ खड़े होंगे, लेकिन सवाल ये है कि सीज फायर क्यों किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं दिया गया। राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए कहा कि अगर आप वाकई संजीदा हैं तो दूसरों पर तनक़ीद के बजाय खुद एहतिसाब करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने सिर्फ झूठ के कारखाने बनाए, पब्लिक सेक्टर नहीं, और नेहरू जी को गालियां देना उनका वतीरा बन चुका है। हालांकि वही लोग बचपन में चचा नेहरू की सालगिरह मनाते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज़ करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म बगैर बुलाए पाकिस्तान जाकर गले मिलते हैं, फिर दूसरों को हुब्बुल वतनी का सबक पढ़ाते हैं। उन्होंने हुकूमत पर सवाल उठाया कि क्या आपको पहले से मालूम था कि कुछ होने वाला है, क्योंकि आपने अपना दौरा अचानक मनसूख कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमने पार्लियामेंट का ख़ुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया मगर टाल मटोल की गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को ऐवान में आकर बात सुननी चाहिए, ना कि इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ रहना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के इन बयानात पर कायद ऐवान JP नड्डा ने एतराज़ जताते हुए कई रिमार्क्स हज़फ करने की अपील की। पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जोरदार बहस जारी। लोकसभा में बहस की शुरुआत वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के खिताब से हुई थी, जो रात 1 बजे तक चली। सुबह वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐवान को मुखातिब करते हुए बताया कि पहलगाम के वादी बेसरन में 26 हलाकतों के जिम्मेदार 3 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। उन्होंने कहा कि फौज को मुकम्मल आज़ादी दी गई थी और उसने दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया। अमित शाह के मुताबिक जिन लोगों ने हमारे 26 लोगों को शहीद किया उन तीनों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। राजनाथ सिंह ने बताया था कि किस तरह हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर निशाना लगाकर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की अलामत है। लोकसभा में राहुल गांधी शाम 5 बजे, प्रियंका गांधी 1:30 बजे और KC वेणुगोपाल 2:30 बजे खिताब के। वहीं रियासती ऐवान यानी राज्यसभा में कांग्रेस की जानिब से खड़गे, P चिदम्बरम, अशोक प्रसाद और शक्ति सिंह गोहल जैसे कायदीन अपनी बात रखे। राजनाथ सिंह दोपहर 2 बजे राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर खिताब किए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत
हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी बहस के दौरान हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि इस ऑपरेशन का होना ही हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है। उन्होंने कहा है कि अगर हम और आप यहां बैठकर ऑपरेशन पर बहस कर रहे हैं तो ये इस बात का सबूत है कि हुकूमत अपने फराइज में नाकाम रही है। अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत इस मसले पर सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किए गए कार्टून इसकी जहनियत को जाहिर करते हैं। उनके मुताबिक आज़ादी के अमृत कौल का जिक्र किया जा रहा, जबकि बैरूनी ताकतें कह रही हैं कि जंग उन्होंने रुकवाया, जो हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी के लिए तशवीशनाक है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को पार्लियामेंट में ये साफ बताना चाहिए कि आज मुल्क का असल रग़बा क्या है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि पाकिस्तान के पीछे कौन सी आलमी ताकत है जिसकी पश्त पनाही से वो सरगर्म है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमें चीन से भी इतना ही खतरा है जितना दहशतगर्दी से, लेकिन हुकूमत की इक़्तिसादी और खारिजा पॉलिसियाँ ऐसी हैं जो सरहदी तजावुज़ात करने वाले मुल्क की तिजारत को फ़रोग़ दे रही। उनके मुताबिक हुकूमत को अब अपनी सियासी, इक़्तिसादी और समाजी हिकमत अमली पर अज़-सन-नौ गौर करना चाहिए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।